जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम भारतीय संविधान का भाग 5 देख रहे थे, हम भाग 5 पढ़ रहे थे। कुंदन और प्रदीप हमारे क्लास को रेगुलर देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैम सभी टॉपिक करवा दीजिए। बाबू, मैं धीरे धीरे सभी टॉपिक को रिकवर करूंगी क्योंकि मेरा पढ़ाना काम है और आप लोग पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा और खुशी की बात है कि आप दोनों रेगुलर क्लास करते हैं। बाबू, अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तब। आइए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान भाग 5 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने आर्टिकल 74 और 75 को पढ़ लिया। हमने 74 में पढ़ा क्या, मंत्रिपरिषद। उसके बाद 75 में हमने क्या पढ़ा, 75 में हमने पढ़ा नियुक्ति की, मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है कैसे होती है। तो थोड़ा सा रिवीजन किया जाए, करते हैं हम थोड़ा सा रिवीजन। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हमने बताया था कि कैसे कैसे नियुक्ति होती, वो तो हमने बता दिया। अगर आप देखना चाहते तो प्लीज़ इससे पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए। देखिए बाबू, हमने बताया प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे कौन करते, राष्ट्रपति ही करते हैं। क्योंकि हमने आपको शुरू ही में ही जब भाग 5 राष्ट्रपति स्टार्ट किया था तभी बता दिए थे कि जो राष्ट्रपति है तो होते हैं वो कार्यकाल का जो भी कार्यकाल उनका जो भी मतलब कह सकते हैं कार्यालय के वो सबसे प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल के होते, वो सबसे कह सकते हैं प्रथम नागरिक कहे जाते हैं राष्ट्रपति को। तो हमने राष्ट्रपति के भी बारे में बताया। हमारा भाग 5 राष्ट्रपति से ही स्टार्ट होता है। तो राष्ट्रपति का संवैधानिक जो मामला है, संवैधानिक रूप से उनको बहुत दर्जा दिया गया है। लेकिन आप अगर वास्तविक रूप में देखिएगा तो राष्ट्रपति एक प्रसाद पर्यंत है। सिर्फ राष्ट्रपति कह सकते हैं कि उनकी इच्छा ली जाती है, उनसे सिग्नेचर करवाया जाता है, उनसे थोड़ा सा पूछताछ किया जाता है। और बाकी कार्यकाल जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी काम वगैरह करते हैं, वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री मिलकर करते हैं बाबू। तो आइए देखते हैं कि आगे आपका अनुच्छेद 75 के बाद कौन से अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है। अनुच्छेद 76 आज हम पढ़ेंगे, 77, 78 आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 79 और 80 और 81, जिसमें हमारा संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया गया। देखिए बाबू, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर भाग 5 में है तो संसद है, क्योंकि संसद में हम देखेंगे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। संसद में ही कौन बैठते हैं आपके, लोकसभा में प्रधानमंत्री होते हैं, उनके मंत्रिपरिषद के लोग होते, मंत्रिमंडल के लोग होते, राज्यसभा को क्या कहा जाता है। तो ये सारे जो बात है वो हम किस में पढ़ते हैं, हम लोकसभा और राज्यसभा में देखते हैं और भाग 5 में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 76 में कहा गया है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा गया है आर्टिकल 76 में कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होंगे। देखिए, हमारा आर्टिकल 76 में कहता है कि देखो, हर एक सरकार के पास एक क्या होगा, अटॉर्नी जनरल होंगे। क्या होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, मतलब महान्यायवादी होंगे। यह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते। यह जो होते हैं भारत सरकार, जो भी भारत सरकार होते जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री को अगर कोई केस लड़ना होता है या उनका कोई भी ऐसा कार्य होता है जिसमें वो कानूनी सलाह मांगते हैं, तो वो किससे मांगते हैं, तो अटॉर्नी जनरल से मांगते हैं, महान्यायवादी से मांगते हैं। तो इसी का चर्चा आर्टिकल आपका 76 में किया गया है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी का चर्चा किया गया। देखिए बाबू, यह एक तरह का वकील होते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह का हम कह सकते हैं भारत सरकार का वकील होते हैं, जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देते। क्या देते, कानूनी सलाहकार। देखिए, जैसे ही कानूनी सलाहकार कौन देता है, कानून के बारे में हमें कौन बताता, अगर कुछ होता है तो कानून
पे हमें बहस कौन करता, तो वकील करता। तो अटॉर्नी जनरल आप हम कह सकते हैं कि महान्यायवादी जो है एक वकील होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील उनकी जो योग्यता होती है नहीं भी तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। किसकी योग्यता? आपका महान्यायवादी का योग्यता। तो देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता, आखिर ये जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो आप जितना भी पढ़िएगा ने, नियुक्ति हो गया, शपथ हो गया, किसी को निकाला गया, सब में राष्ट्रपति का नाम आएगा। लेकिन राष्ट्रपति का नाम आएगा लेकिन सब किसके सलाह पे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। जैसे होता है ने, घर में सब काम पापा करेंगे, सबके घर में होता है, लेकिन थोड़ा सा नाम लिया, पूछ लिया जाता है दादा से, पूछ लिया जाता है दादा से। तो यही काम है कि सब काम पापा करेंगे। जाए के भी कहीं मन रहेगा तो पापा कहेंगे हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि पापा जाए यहाँ, पूछते हैं ने अपने दादा से। आप देखिए होंगे अपने पापा को पूछते हुए, वो जाए लगी एकदम बेग उग बांधले हैं, पूरा तैयारी है, खाली जाके पूछेंगे पापा यहाँ जा रहे हैं, जाए। तो वो बेचारा की कहेंगे बेग उग बांध ले तो तुम जाओ। बस यही काम करता है आपका राष्ट्रपति। पूरा काम जो प्रधानमंत्री होते सब कुछ कर लेते, सिर्फ जाके उनको कहते हैं कि जानते हैं राष्ट्रपति साहब, जो हम ये विधेयक लाए, ये कानून पारित करना चाहते हैं, आप सिग्नेचर कर दीजिए। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सिग्नेचर कर देते हैं। अब देखिए इनकी नियुक्ति, हम बता रहे थे कि भारत के जो महान्यायवादी होते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति कौन करते? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये कौन करते हैं? अगर क्वेश्चन आया कि इसका जो नियुक्ति होता है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। आपका प्रधानमंत्री और के सलाह पर कि हम इसको क्या रख लेते हैं? अटॉर्नी जनरल रख लेते हैं, महान्यायवादी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं बाबू? किसकी नियुक्ति इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। योग्यता, क्वालिफिकेशन, अगर आपको इतना बड़ा पद दिया जा रहा है तो आपके पास योग्यता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। जब आप बहुत बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो बिना आपके पास योग्यता रहे बिना आप कोई भी बड़े पोस्ट पर नहीं बैठ सकते। आप में कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए बाबू। तो देखिए इसके पास क्या क्या योग्यता, कम से कम 55 साल उच्च न्यायालय में जज, इसका योग्यता है कि कम से कम कहाँ? हाई कोर्ट में। कितना साल? तो 55 साल तक हाई कोर्ट में ये क्या रहेंगे? जज रहेंगे। कितना साल? 55 साल। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। इनकी योग्यता, क्वालिफिकेशन, या कम से कम 55 साल उच्च न्यायालय के जज रहेंगे, या 10 साल क्या रहेंगे? आपका सुप्रीम कोर्ट के वकील रहेंगे। क्या रहेंगे? 10 साल सुप्रीम कोर्ट के वकील रहेंगे, या 55 साल कहाँ? उच्च न्यायालय में जज, या 10 साल वकील रहा हो, उसी को अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बनाया जाता है। सोचिए कितना बड़ा क्वालिफिकेशन। तो बाबू ये जो अटॉर्नी जनरल होता है बहुत बड़ा पद हो जाते। इनके लिए अनुभव कहा जाता है, वकील जितना ही आपको बुजुर्ग मिलते उनके पास अनुभव उतना ही ज्यादा होता है। 3 चीज देखिए बाबू, 3 चीज अनुभवी लोग खोजते हैं। अब बाकी में खोजते हैं कि एकदम रहे, यंग रहे। आप गौर किए होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमको बहुत ही अनुभवी डॉक्टर, जितना बूढ़ा डॉक्टर होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। ऐसा ही नहीं बोलते कि ये जो हम अपना बाल है ना वो धूप में नहीं सफेद किए हैं, क्या हमें अनुभव से ये बाल सफेद हुआ। तो ज्यादा उम्र होने पर क्या होता है? अनुभव इंसान को आता है। तो वकील, डॉक्टर ज्यादा अनुभवी खोजते हैं, वकील ज्यादा अनुभवी खोजते हैं, और आपका जज ज्यादा अनुभवी खोजते हैं। तो ये सब जो है, जो पद होता है उनके लिए अनुभवी व्यक्ति चाहिए, अनुभव उनके अंदर होना चाहिए। लोगों को तौलने और लोगों को समझने के लिए उनके पास सही नॉलेज होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि गर्म खून वाला के बैठा दे क्या। इसीलिए तो देखे होंगे आपकी राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनकी योग्यता की 35 साल के बाद है वो बैठ सकता है क्या, आपका राष्ट्रपति बन सकता है। काहे ने 25 साल के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाए। अब पूरा काहे कि उसको एकदम यंग है, उसके अगर उसको कुछ कोई बोल देगा तुरंत उठी में एकदम ले उठेगा। तो इसीलिए अनुभवी व्यक्ति को बड़े पद पे बैठाए जाते हैं, क्योंकि उनमें सहनशीलता, उनमें बोलने की जो होती है लज्जा, और वो क्या होते हैं, उनके पास अनुभव होता है समाज को चलाने के लिए, और समाज में कैसी क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, ये सब का नॉलेज एक अनुभवी व्यक्ति के पास होता है। तो इसीलिए अनुभवी व्यक्ति को ही क्या जज, वकील, अब देखिएगा जज, वकील, डॉक्टर, मास्टर, ये सब अनुभवी लोग खोजते हैं। आपका जो आईएएस आईपीएस के सचिव जब बनते हैं तो वो पूरा उनके पास जब अनुभव हो जाता है तब उनको सचिव बनाया जाता है, सलाहकार बनाया जाता है। तो इस तरह से बाबू देखिए कहा गया है कि 55 साल उच्च न्यायालय में जज या 10 साल वकील रहे हो तब उनको क्या बनाया जाएगा, आपका महान न्यायवादी बनाया जाएगा। अब कार्यकाल, अब तो हमने नियुक्ति पढ़ लिया और उनका क्वालिफिकेशन जान लिया, आखिर कार्यकाल तो जानेंगे कि कार्यकाल क्या होता है। तो निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यानी कि जब जैसे हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, सबका निश्चित कार्यकाल होता है कि ये इतने दिन तक इनका कार्यकाल चलेगा। जैसे देखे हमने जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है ना बाबू। लेकिन महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता। अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करे, अगर उनसे राष्ट्रपति सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उनसे जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो मुख्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेंगे कि हम ये जो आपके जिसको आप नियुक्ति किए हैं महान्यायवादी को, इससे हम संतुष्ट नहीं है, इसको निकाल दिया जाए। तो इसको क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और निकालेंगे कौन, आपके राष्ट्रपति। किसके कहने पर, तो आपके प्रधानमंत्री के कहने पर। क्या प्रधानमंत्री को कहने पे ये निकाल भी सकते हैं। तो ये कह सकते हैं हम क्या होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है बाबू ये निश्चित नहीं होता। देखिए अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत सरकार का केस लड़ते ही हैं। ये पहले से ही लोग का केस लड़ रहे हैं, लोगों का केस लड़े तभी तो ये जज रहे, फिर वकील रहे, जज या वकील रहे, उसके बाद इनकी योग्यता हो गई तब ये अटॉर्नी जनरल बने। लेकिन आपके मन में बात आ रही होगी, क्या ये सरकार बनने के बाद, सरकार के अटॉर्नी जनरल बनने के बाद भी क्या पब्लिक का, जनता का केस लड़ सकती है? तो जी हाँ बाबू, अगर जो अटॉर्नी जनरल है, जो महान्यायवादी है, अगर उनको भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार जब घोषित कर भी दिया जाता है तब पर भी ये भारत सरकार पे भी अगर कोई केस करता है तब पर भी उससे लड़ेंगे। और अगर जो जनता का अगर कोई केस करता है उसके लिए भी ये क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। अगर देखिए अब ऐसा कहिएगा, देखिए आप कहते बहुत बार सुने होंगे कि जब भारत सरकार पे केस कर दो, तो भारत सरकार पे केस करो, तो भारत सरकार पर जब आप केस कीजिएगा तो उस समय आप महान्यायवादी भारत सरकार देने से लड़ेंगे। क्या आपके देने से लड़ेंगे? उनको भारत सरकार रखा है तो भारत सरकार देने से लड़ेंगे। लेकिन जब आप कोई ऐसा मामला लेकर जाते हैं जो आपका नहीं है, भारत सरकार का नहीं है, तब आपका अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं। क्या करते बाबू, तब अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं। तो यानी कि ये महान्यायवादी बनने के बाद भी पब्लिक का, जनता का केस लड़ने के लिए योग्य है, ये केस लड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केस लड़ सकते। इतना ही नहीं, इनका जो देखिए पावर क्या है, यह संसद के दोनों सदनों में भाग लेते हैं। जो आपके महान्यायवादी होते हैं ये संसद के दोनों सदनों में भाग लेते हैं। हमने संसद जैसे लोकसभा और राज्यसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा दो संसद के सदन है, और तीसरा राष्ट्रपति, मतलब संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जो हम नीचे पढ़ाने वाले। तो देखिए ये लोकसभा के सब में भी भाग लेगा और राज्यसभा में भी भाग लेगी। अगर इनको लोकसभा में कुछ गलत लगेगा तो ये लोकसभा में भी बोलने का इनके पास पावर है, और अगर राज्यसभा में इनको कुछ गलत लगा तो ये राज्यसभा में भी बोलने का इनके पावर है। इनको स्पीच देने, मतलब भाषण देने का भी पावर रहता है। लेकिन जानते हैं बाबू इनके पास क्या पावर नहीं रहता, तो इन्हें वोट डालने का पावर नहीं रहता। यानी कि जो महान्यायवादी हैं वो लोकसभा में भी और
राज्यसभा में भी दोनों में बोल सकते हैं, दोनों में भाषण दे सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं, दूसरे के बातों को सुन सकते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन जब वोट की बारी आती है उसको देने का राइट नहीं होता। क्या नहीं होता? राइट नहीं होता। किसको? तो आपका महान्यायवादी की, क्योंकि वोट लोग वही देते हैं। क्या है हमारे देश में? डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में क्या होता है? ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो जनता जिस प्रतिनिधि को चुनता है वही जाकर क्या करती है? सरकार बनाती है। तो इस कंडीशन में हम तो किसको, हम क्या अटॉर्नी जनरल को चुने? नहीं चुने, ये तो भारत सरकार अपना कानूनी सलाहकार चुनता है। तब इसको वोट देने का राइट कहां से आया? क्या राइट आएगा? नहीं आएगा। तो इसको वोट देने का राइट नहीं रहता। समझ में आया? अब देखिए, तो इनके पास क्या है? ये दोनों सदनों में भाग लेंगे, लेकिन ये क्या नहीं करेंगे? वोट नहीं डालेंगे। बात समझ में आया? देखिए, हमारा आर्टिकल 76 कंप्लीट हुआ। आपको कोई डाउट है आर्टिकल 76 में? तब आप बता सकते हैं कि हाँ, हमको आर्टिकल 76 में कोई डाउट है। आर्टिकल 76 में बस इतना ही कहा गया है कि आप भारत के न्यायवादी है, भारत का एक क्या होंगे? महान्यायवादी होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या भारत सरकार के लिए मुख्य कानूनी सलाहकार होंगे। आप ऐसे देखो, सब बच्चे लगी सब कुछ न कुछ करता है। हम भी बहुत लोग जाते हैं उठ के, भारत सरकार ही कुछ गलत किया, भारत सरकार पे जाके केस कर दो। तो तुम भारत सरकार पर केस करेगा तो भारत सरकार अपने जुगाड़ रख ले है, फिर वो अपना वकील से लड़वाएगा, भाई लड़ो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए बाबू, इनका जो फिक्स वेतन नहीं होता भाई, ये जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं इनका फिक्स वेतन नहीं होता। इनका ये नहीं है कि इनको वेतन देता है, वेतन नहीं देते। ये जो अपने केस लड़ते हैं उन्हीं से इनको उतना पैसा हो जाता है। क्योंकि आप सोच सकते, एक अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाए, हाई कोर्ट का वकील बन जाए, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती। और ये तो आपके भारत सरकार के कानूनी वकील है, क्या इनके पास पैसे की कमी रहेगी? नहीं। लेकिन तब पर भी इनको क्या नहीं दिया जाता? सैलरी नहीं दिया जाता, सैलरी नहीं दिया जाता। ये इसीलिए ये अपने जनता से भी, जनता का भी केस लड़ते हैं। अगर आप ही सोचिए, इसको देखो सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगर ये जनता का भी केस नहीं लड़ेंगे तब क्या? अगर इनको राष्ट्रपति निकाल देते हैं तब बेचारा कहाँ जाएंगे? तब कहाँ जाएंगे? इसीलिए इनको जनता का भी केस लड़ने का अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल 77 में क्या कहा? आर्टिकल 77 में कहता है भारत सरकार का कार्य का संचालन। आर्टिकल 76 कहता है कि भारत सरकार के जो कार्य का होगा वो संचालन करेगा। मतलब जो प्रधानमंत्री होंगे कुछ भी करेंगे तो राष्ट्रपति से पूछकर कार्य करेंगे और अपना कार्य का संचालन मंत्रिमंडल के साथ करेंगे। तो आर्टिकल 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, याद रखिएगा। भारत सरकार के कार्य का संचालन आर्टिकल 77। आर्टिकल 78 में कहता है राष्ट्रपति को सूचना देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन। आर्टिकल 78 में कहता है आप जहां भी पढ़िएगा वहां ही राष्ट्रपति आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनको कार्यकालय, आपका कार्यालय का आपका प्रधान माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रधान माना जाता है। तो देखिए आर्टिकल 78 में कहा गया राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन। यानी कि देखिए प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है। क्या बनता है? ये कर्तव्य बनता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी विधेयक, किसी भी कानून को बनाते हैं तो वो किसको सूचना देंगे? तो वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि महोदय मैं ये कानून बना रहा हूं, आपकी सहमति है? जैसे विधेयक बनता है तो विधेयक बनता है तो बनने के बाद देखिए एक विधेयक बना, लोकसभा से राज्यसभा में गया, लोकसभा से राज्यसभा गया, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उनको देखते, अगर उनको इसमें छूट बड़ा लगता है तो वो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं ना कि तुम फिर से इस पे क्या करो, पुनर्विचार करो। तो यही कहा गया कि राष्ट्रपति
के पास भेजेंगे, किनका कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि आप कुछ भी करें तो राष्ट्रपति को बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं, और बिना राष्ट्रपति के कोई आप देखिएगा हर एक कानून, जो कानून होता है, कोई भी कानून या कोई भी संशोधन मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री बंद करते हैं, लेकिन जानते हैं बाबू, उन पे सिग्नेचर किसका होता है? राष्ट्रपति का। मतलब कांड करे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मतलब कांड करे प्रधानमंत्री और फंसे राष्ट्रपति। मतलब देखो, कोई चोरी किया, चोरी करके और रिवॉल्वर दे दिया दूसर के हाथ में, तो चोरी तो कोई और किया और रिवॉल्वर दे दिया दूसर के हाथ में। तो यही होता है, अगर कोई भी काम करते हैं प्रधानमंत्री, हर एक कानून विधेयक बनाते प्रधानमंत्री मतलब करते हैं। जैसे नोट बंद हुआ, प्रधानमंत्री बंद किए, लेकिन उस पर सिग्नेचर किसका है? राष्ट्रपति का है ना बाबू। 370 हटवाए, कम प्रावधान हटा, 370 का प्रावधान हटा, लेकिन सिग्नेचर किसका है? आपका, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति से बिना पूछे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, ये इनका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति के से पूछेंगे ही। तो ये आर्टिकल 78 में कहता है, किसमें? 78 में। तब भी इतना पूछते हैं कि संविधान में लिखा गया है। अब देखिए, ये तो हमारा खत्म हुआ। हम क्या यहाँ तक हम जान लिए महान्यायवादी के बारे में, उसके बाद हमने भारत सरकार के कार्य का संचालन समझा। आर्टिकल 78 में समझा कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि कर्तव्य का वर्णन है कि वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे, चाहे वो कोई भी काम करे तब क्या करेंगे, उनको सूचना देंगे। वो हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 79, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, एकदम वीवीआई, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपका 79। क्योंकि देखिए बाबू, 79 में ही संसद का वर्णन किया गया। संसद मतलब क्या कर सकते हैं, दूगो इसमें क्या होते हैं, कमरा होते हैं। संसद मतलब क्या है? संसद में एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा और एक राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, ये तीनों संसद के अंग है। क्या राष्ट्रपति पद है? नहीं, राष्ट्रपति पद नहीं है, राष्ट्रपति संसद का अंग है, राष्ट्रपति पद नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद का नाम नहीं है, राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। आप समझ में आया क्या? राष्ट्रपति क्या है? संसद के अंग है। देखिए, संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं ना बाबू, पार्लियामेंट। संसद हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। और वहां बैठने वाले लोगों को, संसद में बैठने वाले लोगों को हम पीएम बोलते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं बाबू? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर मतलब क्या होता है? सदस्य। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग फैमिली के मेंबर हैं, तो वैसा ही वो सब जो मेंबर है, किसका मेंबर है? संसद का मेंबर है। तो वो सब अपना आपके कहता है कि तुम लोग परिवार का मेंबर है, तुम लोग फैमिली का मेंबर है, तो हम सबसे बड़ा फैमिली के मेंबर हैं, हम संसद के मेंबर हैं। तो वो लोग क्या बोलता है? एमपी को इसीलिए हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए, संसद को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। और उसमें बैठने वाले एमपी को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। देखिए, संसद की जननी मतलब संसद की जननी यूके को कहा गया। संसद की जननी किसको कहा गया? यूके। संसद शब्द कहां से आया? फ्रांस से। संसद शब्द जो है वो फ्रांस से लाया गया। संसद में कहा गया है कि आर्टिकल 79 में कहा गया कि देखो, एक लोकसभा होंगे, एक राज्यसभा होंगे। क्या बोला? आर्टिकल 79 बोलता है कि एक लोकसभा होंगे। क्या होंगे? एक लोकसभा। देखिए लोकसभा, एक होंगे राज्यसभा होंगे, और एक आपके प्रेसिडेंट मतलब पी आपका राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते। ये तीनों क्या है? संसद के अंग है। क्या है बाबू? संसद का अंग। तो 79 आपको याद रहेगा। 79 में क्या कहा गया है कि एक लोकसभा होंगे, एक राज्यसभा होंगे और एक राष्ट्रपति होंगे। ये तीनों मिलकर संसद बनाते, मतलब ये तीनों मिलके संसद के अंग है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो एगो ईटा होगा, एगो बालू होगा, ये सीमेंट होगा, ये सब तीनों को मिला दीजिए, आपका घर होगा। तो वैसा ही संसद जो है उसमें एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक क्या होंगे? प्रेसिडेंट। संसद को कहां से लाया गया? यूके। यूके में क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। शब्द कहां से लाया गया? फ्रांस से। शब्द फ्रांस से। आगे बढ़ते देखिए, उसके बाद
तो आप जब लोकसभा, और जैसे कि हमने आपको शुरू में ही किसके बारे में, प्रेसिडेंट यानी कि हम राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ाएं, तो राष्ट्रपति का जब अलग से अनुच्छेद है, राष्ट्रपति का बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का क्या कार्य होना चाहिए, राष्ट्रपति का कितना वेतन। तो उसी प्रकार से हमारा भारतीय संविधान में लोकसभा के लिए भी अलग अनुच्छेद, राज्यसभा के लिए भी अलग अनुच्छेद, लोकसभा में कितने मेंबर बैठेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन तक रहेगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन पर रहेगा, राज्यसभा में कौन मेंबर बैठेंगे, ये सारा बात आर्टिकल 80 और 81 में कहा गया है। आर्टिकल 81 में हमें राज्यसभा के बारे में वर्णन मिलता है। आर्टिकल 80 में क्या मिलता है, राज्यसभा का वर्णन। देखिए तीनों लगातार है, तीनों क्या है, लगातार है। पहले देखिए, पहले एगो घर बना, हम की बोले आपको कि ईटा बालू सीमेंट मिलकर घर बना। जैसे लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति मिलकर क्या बने, संसद के अंग है, संसद बने। तो अब उसमें जो ईटा है, बालू है, आपका सीमेंट है, वो सब कैसे कैसे बना, कैसे कैसे उसमें की वर्क होगा, तो इसके लिए अलग अलग मिस्त्री रहता है ने। तो ऐसा ही जो लोकसभा है, राज्यसभा है और आपके राष्ट्रपति हैं, इनके लिए सारा कार्यालय, सारा आपका कौन काम करेगा, कहाँ से आएंगे, इसके लिए वर्णन किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 79 में एकदम याद रखिएगा, 79 में क्या है, 80 से एक कम 79। तो इसमें क्या है, संसद, क्या है संसद। फिर 80 पर आ जाएंगे, उसमें राज्यसभा, फिर 81 में लोकसभा। तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, कभी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। देखिए 80 में कहा गया कि राज्यसभा, ये जो राज्यसभा का चर्चा आर्टिकल 80 में किया गया। आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, अधिकतम राज्यसभा में कहा गया है कि अधिकतम, अधिक से अधिक आप 250, मतलब कितना होता है 250, जिसे हम लोग बोलते हैं 250 मतलब 250 आप क्या रख सकते हैं, सदस्य की संख्या होगी। आप एक से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। यहाँ कह दिया है आर्टिकल 780 में कि राज्यसभा का अधिकतम जो संख्या होगा, सदस्य की संख्या, वो 250 होगी। क्या होगी, 250। 245 इसमें अभी वर्तमान में कितना आप जानते होंगे कि 245 है ना। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन हमारा संविधान बढ़ा चढ़ा बोला कि देखो बाबू, कोई कारण से अगर बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा 250 बढ़ेगा, अधिकतम 250 बढ़ेगा। क्या, अधिकतम 250 बढ़ेगा, जिसमें अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। हम जब लोग जो आपके राज्य जो होते हैं, राज्य के जितने भी राज्यसभा का जो राज्यसभा में जो बैठते हैं मेंबर, वो क्या उनका जो सदस्य रहते हैं वो 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलाकर आएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या मिला के आएंगे, कितना, 238 सदस्य। 238 सदस्य। आप कहिएगा कि वर्तमान में आप बताएं 245 पढ़ा रहे हैं 248। अरे बाबू 12 गो मनोनीत सदस्य भूल गए, 12 गो मनोनीत सदस्य तो है ही नहीं है, 12 गो क्या होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे। तो 12 गो क्या होंगे, मनोनीत सदस्य जो क्या है 12 गो मनोनीत सदस्य। मतलब कि जो हम आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो राष्ट्रपति 12 गो मनोनीत करते हैं सदस्य, जिसमें जो ज्यादा कला में जिसकी निपुणता रहती है, कला से हो गए, फिल्म में बहुत सारे जो एकदम बेस्ट होते हैं उनको रखा जाता है। कला, साहित्य, बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन लोग को क्या किया जाता है, चुनते हैं राष्ट्रपति, और चुन को 12 ठो मनोनीत करते, 12 को क्या करते, मनोनीत करते। तो वो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, वो यही ना राज्यसभा में बैठते हैं। क्या, यही राज्यसभा में बैठते हैं। और 2 गो इंग्लो इंडियन जो पहले होते थे, अभी तो इंग्लो इंडियन थोड़ा अब रहा ही कहाँ है, तो इंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य, ये सब लोकसभा में, राज्यसभा में बैठते हैं। देखिए बाबू, राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया। राज्यसभा को क्या कहा गया, उच्च सदन। जो भी राज्यसभा में व्यक्ति होंगे, जो भी राज्यसभा में बैठेंगे, उनकी उम्र, उनकी आयु
35 वर्ष होगी। क्या होगी? 35 वर्ष आयु होगी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया जाता है, शिक्षित सदन कहा जाता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष तक होती है। क्या इसे राज्यसभा को हम डायरेक्ट भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, यह बात ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा की भंग कभी होगी? नहीं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। हम राज्यसभा लोक आपका और लोकसभा को और भी डिटेल में बताएंगे। इससे अगले वीडियो में आपको लोकसभा और राज्यसभा को हम और डिटेल में बताएंगे, पूरा एकदम बढ़िया से लिख के स्ट्रक्चर बताएंगे। काहे कि देखिए बाबू, व्हाइट बोर्ड है, उतना नहीं हट पाता है, क्या करें, लेकिन आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं आप लीजिए। इसके बाद जब हम पढ़ाएंगे ना तो आपको पूरा लिख उख के बढ़िया से पढ़ाएंगे। जितना है ना बाबू उतने में इंसान को खुश रहना चाहिए। क्या आपके पास जितना उतने में खुश रहिए। एक ना एक दिन आपके मतलब जो आप सोच रहे हैं, जी जो आप सपना देख रहे हैं, एक दिन एक जरूर पूरा होगा। तो मेरा भी देखा हुआ सपना पूरा होगा, ऐसा बात नहीं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तब। अब देखिए आर्टिकल 81 में कहा गया, आर्टिकल 81 में कहा गया है लोकसभा। हम आपको राज्यसभा बता दिए, जरीमन बताएं, आप बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, जरीमन बता दिए। क्या बताएं आपको कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य रहेगा। इतना पहले दिमाग में लोड रखिए, तब हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे ने, तब आपको याद आएगा कि कल बताई थी कि आज भी बता रहे हैं। तो हम क्या बताएं राज्यसभा में कि 250 वर्तमान सदस्य रहेंगे संख्या, और वर्तमान में कितना है? 245। इनमें से जो 238 है सदस्य केंद्र और राज्य से आएंगे, तो ये 238 कैसे आए ये हम आपको कल बताएंगे। इसीलिए कल जरूर देखिएगा, नहीं देखिएगा तो आपने नहीं जानिएगा कि 238 आखिर राज्य और केंद्र से आया कैसे। अगर जानना है तो अगला वीडियो देखिएगा कि 238 कैसे आता है। तो 238 राज्य और केंद्र से आया नहीं। अब 12 गो तो जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो इस प्रकार से क्या आपका उतना जो आंकड़ा है पूरा हो जाता है। उसके बाद राज्यसभा उच्च सदन, आपका उच्च सदन माना जाता है किसको? राज्यसभा को। क्या राज्यसभा को हम जनता का सदन मानते हैं? नहीं, कभी नहीं, जनता के सदन नहीं है राज्यसभा। इसमें 35 साल जब होगा ना आपको, तबे आप जा सकते हैं, मतलब आप बुढ़ा जाइएगा तबे आप जाइएगा किसमें? राज्यसभा में। अनुभव वाला व्यक्ति चाहिए उसको, मतलब उसको ऐसा कहने वाला व्यक्ति चाहिए कि ये जो बाल देख रहा है उसको हम धूप में नहीं उज्जर किए, अनुभव से वो उज्जर किए। तो अनुभव वाले व्यक्ति की कहाँ रहते हैं? राज्यसभा में रहते हैं। तो इतना समझ में आ गया। 81 में देखिए लोकसभा, 81 में हमारा लोकसभा 90 से नहीं जना रहा, लोक नहीं जना रहा, 90 से गरीब लग रहा। लोकसभा 90 से आपको गरीब लग रहा कि नहीं, और राज्यसभा 90 से राजा लग रहा। तो इसमें ऐसू राजा वाला आदमी बैठते हैं। लोकसभा में क्या आपके जो भेजे हुए प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं? लोकसभा में जाते हैं और पीएम चुनते हैं। तो क्या हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनवाते हैं भाई? क्या हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, हम लोग संसद को चुनते हैं, और संसद जाके उन्हें सब मिल के अपने में प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो इस प्रकार से जो लोकसभा को हम जनता का सदन बोलते हैं, लोकसभा को क्या बोलते हैं? जनता का सदन। और देखिए ये ऐसी राजा है, तो राजा ऐसू उच्च होता है, तो इसको हम उच्च सदन बोलेंगे। लोकसभा लोगों का सभा, तो इसको हम ऐसी निम्न सदन बोलेंगे। तो याद रहेगा ने, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अब देखिए जैसे इसमें संख्या है, जैसे इसमें सदस्य है, और इसमें भी तो सदस्य रहेगा। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 550, 550 कितना? 550। एक रंग कितना था? 250, इसमें 550, यानी कि अधिकतम कितना? अधिकतम ज्यादा से ज्यादा आप 550 व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। क्या अपना लोकसभा में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुने गए अधिकतम 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। देखिए आप जितना भी क्षेत्र से सब मिलकर चुनता है नहीं, आपका संसद वगैरह चुनते हैं, तो जितना राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्या करा, ध्यान से सुनिएगा, 550 यानी कि 550 राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुने गए अधिकतम, जो हम संसद को सीधे चुनते हैं और सीधे जनता, सीधे हम संसद को चुने और सीधे जाके संसद बैठ गया कहाँ? लोकसभा में बैठते हैं। तो वही कह रहा कि आप जो राज्य के क्षेत्रीय जितने भी होते हैं जिसको आप चुनते हैं, वो कितना
530, कितना 530 सदस्य कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। अब राज्य है तो केंद्र शासित प्रदेश तो है ही नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश को भी तो वोट देने के अधिकार है, तो केंद्र शासित प्रदेश भी वोट देगा, तो वो भी वोट देता है। तो जितना केंद्र शासित प्रदेश है ने उनमें से अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के कितना 20 सदस्य, और 20 सदस्य मिलकर और 500 क्या है 530 सदस्य मिलके क्या हो जाते हैं 550 मिलकर क्या होते हैं जाके लोकसभा में बैठ जाते हैं। लोकसभा जनता का सदन कहा जाता है। क्या जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। निम्न सदन हम किसको कहते हैं? लोकसभा में। लोकसभा में बैठने के लिए आपको आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? 25 साल होनी चाहिए। ये क्या है? क्राइटेरिया है। देखिए, लेकिन लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। अरे हर चीजें में बड़ा है। क्या राज्यसभा हर चीजें में बड़ा है? पहले तो ये राजा नामे राजा वाला रख लिया, फिर सदनों ऊंचा ले लिया। क्या किया उसके बाद? जो सदस्य लिया ने वो भी उम्र में ऊंचा लिया ने 35 वर्ष। इसका सभ्य कुछ निम्न है बेचारा। लोकसभा इसका नामो है और इसमें क्या लोग जनता का लोग का होते हैं। क्या होते हैं? लोग होते हैं। उसके बाद ये निम्न सदन है, इसमें क्या है? जनता द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं। तो हमने आज लोकसभा, राज्यसभा, आपके संसद को थोड़ा बहुत पढ़े हैं। क्या पढ़े? थोड़ा बहुत। अगर आपको पूरा पढ़ना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ये आपको जानना है 248 केंद्र में कैसे आए, केंद्र और राज्य से कैसे आए, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। क्या हमने क्या जाना? हमने 76 जाना, 77, 78, 79, 80, 81 गिनती नहीं पढ़ा रहे हैं, अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।